पुष्पेन। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। पुष्पेंद्र अपना देसी है बिल्कुल, है ना। राम राम करता है हमको, राम राम। गुड आफ्टरनून मैम। अनीश, बहुत दिनों बाद आया तू है। अनीश, बहुत दिनों बाद पधारे तुम। इतने दिनों बाद कैसे पधारे तुम? इतना कष्ट कैसे ले लेते हो अनीश तुम? इतने दिन पता नहीं कहाँ गायब थे तुम, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं अब। आज अपना ये वायरस वाला कंप्लीट कर देंगे अपन, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है और आपको जो आज जो भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया हो, वापस पूछना मुझसे। कल 2-3 डाउट पूछ रहे थे मुझसे, बट कल क्या नेटवर्क इशू के कारण पूछ नहीं पाए, ठीक है। तो अभी पूछ लेना। अरे अच्छा, आ गए थे क्या तुम? गुड आफ्टरनून बच्चा। पहले मैं जो 2 और बचा हुआ है वो पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद आपको जो भी डाउट हो, ठीक है, आप मुझसे एक एक करके पूछते जाना, ठीक है। क्योंकि आज अपना वायरस वाला कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने आपको बोला था, ठीक है। कल ही हो जाता कंप्लीट, बट कल नेटवर्क इशू के कारण बच्चा थोड़ा सा हो गया था, ठीक है। तो आपको जो भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। गुड आफ्टरनून, जल्दी आओ, फटाफट आओ, सो के आते आधे तो जल्दी आ जाओ। गुड आफ्टरनून दीपाली। मॉर्निंग नहीं बच्चे, गुड आफ्टरनून हो गया। मॉर्निंग 11 बजे हुआ था ना। आज ही पूछ लेना जो भी डाउट हो, क्योंकि मैं कल, मैम कल टेस्ट है क्या? हाँ बच्चा, मैं देखो अगर होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। अगर होगा ना बच्चा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे तो शायद है ना, कल सैटरडे है तो शायद क्या पता हो जाए कल टेस्ट, है ना। बाकी अगर होगा तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे बच्चा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। टेस्ट का आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर कल टेस्ट अगर नहीं भी होता है तो कल मैं फिर है ना आपका जो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, जो वैक्सीनेशन वाला और इम्यूनिटी वाला जो टॉपिक है बच्चा, वो आपको मैं करवाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी रहता है इसमें, तो वो टॉपिक अपन करेंगे। बाकी आज अपन वायरस वाले जो डिजीज़ है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 और बची हुई है, फिर आपको जो भी डाउट हो वापस पूछना, मैं वापस आपको बताऊँ। क्योंकि आज यही है कि मैं आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूँगी, ताकि जो अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर अपन बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, ठीक है। ताकि आपको जो भी अभी डाउट है तो अभी पूछ लेना आप बच्चा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बच्चा आज स्टार्ट करते हैं। जो 2 और बची हुई है, वैसे तो मैं इसको नहीं पढ़ाती, जो 2 आपके वायरस से होने वाले ना, जो सेकंड आपका जो था, है ना, डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। तो इसका अपन के 2 और बचे हुए हैं, ठीक है। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक है मैं सोचा पढ़ा देती हूँ। अब अपन ने इतना कर लिया है तो मैं आपको कुछ चीज़ छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो जो अपना शायद 9th वाला था अपना, है ना, चिकनगुनिया, ये अपना है,
ठीक है, इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चिकनगुनिया आपको ध्यान रखना है बच्चा। इसके बारे में क्या पूछा जाता है, बस वही, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। जितना डिटेल में अपना डेंगू मैंने आपको करवाया था, कल बच्चों को बहुत सारी 2-3 डाउट आया, तो अपन वो भी देखेंगे, मैं वापस आपको बताऊंगी। बट ये वाला कंप्लीट करा दूँ फटाफट, फिर अपना वापस आपको जो भी डाउट हो वापस आप पूछ लेना मुझसे। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले चिकनगुनिया का अपन जो पैथोजन देखेंगे, सबके सब ध्यान रखेंगे, जो जो मैं बताऊँ इसके बारे में वही ध्यान रखना, ज़्यादा डिटेल नहीं है ये टॉपिक। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैंने वही आपको टॉपिक डिटेल में बताया है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसमें। ठीक है, चलिए, तो जो चिकनगुनिया होता है उसका जो पैथोजन होता है, अब आपको पता है इसका जो रोगजनक होगा वो वायरस ही, ऑब्वियस बात है, वायरस पढ़ रहे हैं। तो वायरस में कौन सा होता है बच्चा, टोगो वायरस। ठीक है, टैगो बोल लो, टोगो वायरस बोल लो, तो ये वायरस होता है। ठीक है, आपकी बुक में नहीं दे रखा है लेकिन एडिशनल है। अब आपको तो बहुत सारी चीज़ें से मैंने बताई है जो बुक में नहीं है, फिर भी पूछी जाती है ना एग्जाम के पर्पज़ से। तो बच्चा जो चिकनगुनिया का जो वायरस होता है वो होता है टोगो वायरस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कल भी बताई थी और अभी भी बताऊँगी मैं आपको, कि चिकनगुनिया इज़ ऑल्सो अ वेक्टर बोर्न डिजीज़, इज़ ऑल्सो अ वेक्टर बोर्न डिजीज़। अब इसका मतलब मैंने आपको कल समझाया था, वेक्टर बोर्न डिजीज़ क्या होती है, मैं वापस बता रही हूँ, सबके सब ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको चीज़ बोल दूँ कि अच्छे से सुनो, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बच्चा, और वो चीज़ आ भी रखी है। आप पेपर उठा के देखना भले, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चा, तो चिकनगुनिया जो होती है वो भी वेक्टर बोर्न डिजीज होती है। अब हिंदी में बोलूँ मैं बच्चा, यानी इसको फैलने के लिए किसी एक वेक्टर को बोलते हैं अपन, वाहक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चा, वाहक की आवश्यकता होती है, ये बात ध्यान रखना। कल मैंने आपको डेंगू पढ़ाया था, तो डेंगू के अंदर भी है ना, वो भी एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ थी, याद है कुछ, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डेंगू भी एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ होती है, वैसे ही चिकनगुनिया भी एक तरीके की वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, सेम। और एक बात और अच्छी बात ये है, अच्छी बात तो क्या है कि इसका जो वाहक होता है, इसका जो वेक्टर होता है, अभी मैं समझा देती हूँ, मैं लिख दूँ फिर मैं वापस बता देती हूँ जिसको कन्फ्यूजन है। इसका जो वेक्टर होता है वो भी एक मच्छर ही होता है ना, और वो मच्छर का नाम जो अपन ने कल पढ़ा था, एडीज इजिप्टाई, ये था वो मच्छर। ठीक है, सबको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कल अपन ने डेंगू का भी यही पढ़ा था वेक्टर, कल अपन ने डेंगू पढ़ा था बच्चा, डेंगू का भी जो वेक्टर था, डेंगू का जो भी वाहक था वो भी यही था, यही पूछा जाता है क्वेश्चन, यही एक कॉमन चीज़ है। तो क्वेश्चन आता है कि डेंगू, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पर, है ना, विच फीचर इज सिमिलर और कॉमन इन डेंगू एंड चिकनगुनिया। ये क्वेश्चन आपके पहले आता था ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे बहुत सारे, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन खोजना है, ये वाला। या तो ऑप्शन में आपको वेक्टर बोर्न डिजीज़ देगा, ऑप्शन पहला, या तो आपको वेक्टर बोर्न डिजीज़ देगा, ध्यान से सुन लो सबके सब, या तो आपको वेक्टर बोर्न डिजीज़ देगा या तो दूसरा मच्छर देगा, ध्यान रख लेना। तो चिकनगुनिया और डेंगू, इन दोनों में सिमिलर चीज़ क्या है कि दोनों ही वेक्टर से फैलते हैं। अब वेक्टर क्या होता है, अगर किसी को डाउट हो तो मैं वापस बता देती हूँ, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना दिमाग में, मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये चीज़ नहीं आई तो तुम्हें आगे के टॉपिक्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें चीज़ें आएंगी कहीं ना। मलेरिया भी मैंने नहीं पढ़ाया है, मलेरिया अपन को पढ़ना है, वो मैंने बोला था कि मलेरिया, एड्स और हेपेटाइटिस, ये मैं आपको सबसे एंड में पढ़ाऊँगी, बिल्कुल फ्री, जब चैप्टर हो जाएगा तो सबसे एंड में पढ़ेंगे ये वाले 3 टॉपिक। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है तो इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल एंड में पढ़ेंगे, ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत रखना कि मैम ने ये चीज़ छोड़ दी, मैंने आपको पहले ही लेक्चर फर्स्ट में ही चीज़ क्लियर कर दी थी। ठीक है, चलो देखो, तो अपने पास क्या होता है, वेक्टर का मतलब मैं फिर बता देती हूँ कि ये जो वायरस होता है, इसको ह्यूमन तक पहुँचने के लिए है ना, इस मच्छर की आवश्यकता, एडीज मच्छर की आवश्यकता होती है। सेम मलेरिया जैसा वाला होगा, बस इतना ध्यान रखो कि मलेरिया जैसा स्थिति होगी। ठीक है, कि इस वायरस को ह्यूमन तक पहुंचने के लिए एडीज मच्छर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एडीज मच्छर ये इस वायरस को यहाँ तक पार्सल कर देगा। तो ऐसी डिजीज़ जो किसी वाहक की वजह से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म तक या क्या फैलाते हो, डिजीज़ फैलाते हो या उन तक पहुंचते हो, तो उनको वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहते हैं। ये सबसे मैं फिर बोल रही हूँ, इस बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
ठीक है, मजाक में मत लेना इस चीज़ को, ठीक है। तो चिकनगुनिया और डेंगू में कॉमन क्या है कि पहला, ये दोनों ही वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती है, और दूसरा इनका जो मच्छर होता है, यानी इस वायरस का जो फेवरेट मच्छर है वो एडीज एजिप्टाई मच्छर होता है। यानी डेंगू का भी वायरस जो होता है ना, फ्लेवी वायरस पढ़ा था अपने। डेंगू का वायरस कौन सा था? फ्लेवी वायरस। डेंगू का वायरस कौन सा होता है? फ्लेवी वायरस, कल पढ़ा था अपन ने, है ना। तो फ्लेवी वायरस का भी सबसे फेवरेट मच्छर कौन है? एडीज ही है। और चिकनगुनिया का भी फेवरेट मच्छर कौन है? ये भी एडीज ही है। तो ये दो फीचर होते हैं जो दोनों में कॉमन है ना, दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे एक और बात अपन को पता चली, ठीक है। एक बात और मैं बताती हूँ आपको, पहले आप सब लोग बताओ यहाँ तक समझ में आया सभी को? बोलो जल्दी, क्या यहाँ तक समझ में आया? क्या बता रही हूँ मैं कब से? ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस 2-3 बातें और है बस, ठीक है। बताओ, सबको समझ में आ गया? बताओ, किसी को कुछ पूछना है? बोलो, किसी को कुछ पूछना है बच्चा? बाकी सभी बच्चा बताओ, बोलो जल्दी फटाफट। हाँ ठीक है, बढ़िया, ठीक है बच्चा। चलो अब मैं आपको, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था, तो अब ऑप्शन में आपको क्या क्या दे रखे थे मैं ऑप्शन बता देती हूँ। ऑप्शन में आपको या तो देखो 2 चीज़ें देखना, एक तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है ना, तो एक तो या तो ये देखना वेक्टर बॉर्न डिजीज़ देखना, यानी वाहक वाली डिजीज़ देखना, और दूसरा ये मच्छर देखना। दोनों में से ये वाली सिम्टम, ये वाली जो 2 चीज़ें देखना। अगर ऑप्शन में चारों में से कहीं ये या ये वाला हो तो आप उस पर टिक कर देना। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, जो इसलिए मैंने आपको चीज़ बताई है, ठीक है। चलो बढ़िया, अब इसके सिम्टम की बात कर लेते हैं। बहुत कॉमन है इसके, ज़्यादा है नहीं इसके, तो आप फटाफट देख लेते हैं, है ना बच्चा। अब इसके लक्षण देख लेते हैं, इसके सिम्टम देख लेते हैं। अच्छा, अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड अगर याद हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड नहीं पूछा जाता। डेंगू का याद रखना बस, इंक्यूबेशन पीरियड जो मैंने आपको कल बताया था 30 दिन से 60 दिन के बीच में, ठीक है, उसका जरूर ध्यान रख लेना। बट इसका याद रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 7 डेज। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बच्चा? अभी किसी को डाउट है तो हम ऊष्मायन काल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ऊष्मायन काल बोलते हैं बच्चा। ये क्या होता है मैं वापस बता देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं रखना है बच्चा। ऐसा काल, यानी आप मेरी बॉडी में मान लो ये वायरस चला गया, लेकिन ये वायरस उसी दिन मेरे अंदर सिम्टम नहीं दिखाएगा। यानी वायरस अंदर मेरे बॉडी में जाने के बाद कितने दिन बाद वो सिम्टम दिखाता है, उस पीरियड को अपन ऊष्मायन काल बोलते हैं। तो मान लो 3 से 7 दिन मैंने बोला, तो एवरेज अपन 5 दिन मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 5 दिन है। तो वायरस मेरे अंदर चले गए, कितने दिन हो गए वायरस मेरे अंदर? 5 दिन से बैठा है, लेकिन 5 दिन बाद मुझे लक्षण दिखाई देंगे। ऐसा ही सभी में होता है, ठीक है। अब अगर किसी को डाउट हो, मैंने वैसे बताया था फिर बता रही हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है कि भाई उसी दिन क्यों नहीं लक्षण दिखते, उसी दिन क्यों नहीं लक्षण दिखते हैं, क्यों टाइम लेता है कोई भी वायरस और बैक्टीरिया? क्या कोई इसका मुझे आंसर देगा कि आखिर क्यों समय लेता है कोई भी वायरस और बैक्टीरिया? बताइए, कोई भी वायरस और बैक्टीरिया क्यों समय लेता है लक्षण दिखाने में? वो उसी दिन क्यों नहीं लक्षण दिखा सकता? ये बात मैं आपको, और किसी ने मुझसे पूछी भी नहीं ये चीज़, बताइए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताइए क्या रीज़न हो सकता है इसका? बोलिए, किसी को ध्यान है क्या रीज़न हो सकता है इसका? बताओ। बोलो, किसी को ध्यान है कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप इतने दिनों से मैं डिजीज़ पढ़ा रही हूँ, मैं हर किसी का इंक्यूबेशन पीरियड आपको बता रही हूँ, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैम क्यों इतने समय लगता है कोई भी वायरस और बैक्टीरिया लक्षण दिखाने में? एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं आपसे, और आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैम ऐसा क्यों होता है, उसी दिन क्यों नहीं दिखा सकता कोई भी वायरस बॉडी में स्प्रेड होने के लिए? इंक्रीज द पॉपुलेशन, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सही। हाँ अनीश, बिल्कुल सही बेटा, स्प्रेड होने के लिए नहीं। पहले बच्चा ये, हाँ ठीक है दीपाली, आपने सही बोला है, बट ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जब आपकी बॉडी में कोई भी वायरस हो या फिर कोई भी विषाणु या जीवाणु या बैक्टीरिया वायरस आपकी बॉडी में जाता है, तो उनका नंबर बहुत कम होता है, और वो उनका नंबर कम होता है इसलिए वो अपनी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते। उनको पता है कि मैं इतनी बड़ी बॉडी के अंदर लक्षण तब तक नहीं दिखा सकता, तब तक मैं अपनी तादाद नहीं बढ़ा लेता। इसलिए सबसे पहले वो कुछ दिनों तक अपने आप को खाना पीना लेकर, खाना पीना मतलब अपनी बॉडी से खाना पीना लेकर क्या करेगा? पॉपुलेशन बढ़ाएगा। अब आपको पता है कि अपने इन्वायरमेंट टेम्परेचर भी बढ़िया होता है, अपनी बॉडी का अच्छा खासा खाना मिल ही रहा है, तुम खाना खा ही रहे हो, पानी वानी है ही, तो अच्छा खासा क्या करेगा? और क्या चाहिए बैक्टीरिया वायरस को? यही तो चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, पीएच अच्छा होना चाहिए,
ठीक है। अब वो क्या करेंगे, अपनी बॉडी में पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, पहले इंक्रीज करेंगे अपने साइज़ को, अपने क्या बोलते पॉपुलेशन को। जब तक ये नहीं कर लेते तब तक वो नहीं मिलाते। जैसे ही उनकी तादाद उनके लगभग हो जाती है तब जाके वो डिजीज़ कॉज करना, इन सिम्टम दिखाना स्टार्ट कर जाता है। और हर एक वायरस और बैक्टीरिया का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, यानी उनके विभाजन करने की क्षमता के अकॉर्डिंग। हर किसी का सेम नहीं होता है, अपन ने देखा था हर किसी का ऊष्मायन काल अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है कौन सा वायरस और कौन सा बैक्टीरिया है आपकी बॉडी के अंदर, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो अब अपन देखते हैं इसके सिम्टम की। तो सिम्टम जो होते हैं बच्चा सेम एज डेंगू, सेम एज डेंगू, ठीक है। डेंगू के जो सिम्टम्स थे, आपको मैंने डेंगू के सिम्टम्स कल इतने सारे समझाए थे। अभी मैं भाई 2-3 बच्चों को बहुत कंफ्यूजन था इसमें, मैं वापस बताऊंगी ये वाला डेंगू वाला, बस ये एक बार हो जाए फिर मैं वापस बताऊंगी, ठीक है। बस ये वाला वायरस वाला कंप्लीट हो जाए तो मैं वापस डेंगू वाला सिम्टम बताऊंगी, क्योंकि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन था कल, तो मैं अगर वापस समझाऊंगी। लेकिन वो वाला सिम्टम तो याद ही रखना भाई मैंने इतना टाइम क्यों लगाया डेंगू वाले में, क्योंकि बच्चा क्वेश्चन वहाँ से आते हैं इसलिए। तो आपको भी वो वाला तो कम से कम ध्यान ही रखो। आप पेपर उठा के देखना, भले एम्स की देखना, जिपमर की देखना, आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। डेंगू का तो मिलेगा ही मिलेगा ह्यूमन एंड डिजीज़ में, ठीक है, विथ सिम्टम। इसलिए क्या कोई नहीं, अभी मैं वापस बताऊंगी। अब डेंगू के क्या क्या सिम्टम्स थे वो अभी अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद, एक साथ ही समझाऊंगी जब मैं आपको चिकनगुनिया भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्योर बच्चा देखो, जैसे अगर ये जैसे मानो कि इसकी मेडिसिन भी आती है अभी, ये जो चिकनगुनिया जो आपके जो ये वायरस होता है, अब आपको बता दिया मैंने। अच्छा हाँ, एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, ये स्प्रेड कैसे होता है, कौन बताएगा मुझे कि चिकनगुनिया का वायरस फैलता कैसे है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल बताओ कि ये स्प्रेड कैसे होता है, स्प्रेड कैसे होता है, कौन बताएगा मुझे? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है मुझे। मैंने बोला था ना कि मैं आज आपसे 2-3 क्वेश्चंस भी पूछूंगी, ठीक है। तो बताइए सबके सब मुझे कि चिकनगुनिया का वायरस फैलता कैसे है, बताइए कैसा फैलता है ये, जल्दी बताओ, बोलो। क्या कोई मुझे इसका आंसर देगा? बिल्कुल सीधा बेसिक सा क्वेश्चन। और हाँ चलो एक और डेंगू पढ़ाया था कल मैंने आपको, तो डेंगू का भी बता देना साथ में कि डेंगू भी कैसे फैलता है, डेंगू भी बता देना, ठीक है। डेंगू का भी बता देना कि डेंगू भी कैसे फैलता है। बिल्कुल सही। और किसी का आंसर है कोई? बताओ। अनीश ने बोला है वेक्टर से, ओके। और किसी का कोई आंसर? एडी से, ओके। और किसी का कोई आंसर? अनीश ने ये आंसर दिया है, बाकियों का आंसर बताओ भाई। इतना बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, ये बताने वाली बातें नहीं है। तुम इतने 12th में आ गए हो, ये बात पता होनी चाहिए तुमको, इतना डिटेल पढ़ रहे हो तुम। चलो सबके से बताओ। अगर मैंने नहीं बताया है तो तुम्हारा पूछने का फर्ज भी नहीं बनता है, अगर नहीं आता तो, है कि मैम बताइए। और मैंने सोचा ये चीज़ क्या बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, तो मैं जिसका होता है मैं अपने आप बताती, लेकिन मैं डेंगू और इसका नहीं बताया। तो बच्चा याद रखना, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती है ना, जो भी डिजीज़ वेक्टर से फैलती है, मैन टू मैन ट्रांसफ़र, अरे मैन टू मैन कैसे ट्रांसफ़र होगा बच्चा? दीपाली, इनकी बात कर रही हूँ मैं, इन दोनों की। मैन टू मैन कैसे हो रहा है बताओ, तुम मुझे समझाओ। होता है, कैसे होता है, यही तो पूछ रही हूँ मैं, कैसे होता है? हाँ, ये है दीपाली यादव कि वेक्टर से होगा, ये है इसका करेक्ट आंसर। ये आपके क्वेश्चन पूछा गया था भाई। सुनो, कोई सी भी डिजीज़ हो, कोई सा भी रोग हो, भले वो बैक्टीरिया से हो रहा हो, वायरस से हो रहा हो, भाई एक बात सुन लो, भले वो कोई सी भी डिजीज़ हो, बैक्टीरिया, फंजाई, कोई भी डिजीज़ हो, कोई सा भी रोग हो, अगर वो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एक डिजीज़ है, मान लो चिकनगुनिया डिजीज़ है, अब आपसे पूछ ले कि स्प्रेड कैसे होता है ना, तो ध्यान रखना कैसे होगा, हमेशा वेक्टर से होगा। जो डिजीज़ वेक्टर बॉर्न डिजीज़ होती है, जिनको फैलने के लिए वाहक की आवश्यकता होती है, वो हमेशा वेक्टर से फैलती है, ठीक है। तो ये बताने वाली बातें नहीं है। अब तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि इसमें छींका तो फैल जाएगी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलेगी, ब्लड से ट्रांसफ्यूजन होगा, ऐसा नहीं बता सकते आप इनके लिए, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आ जाए ऐसी डिजीज़ के बारे में स्प्रेड कैसा होता है तो कैसे बताओगे, है ना? फ्रॉम वेक्टर, वेक्टर से फैलता है। और वेक्टर कौन है यहाँ पर? मच्छर। तो अगर तुम एडीज मच्छर को ढूंढ के मार दो तो ये वायरस भी नहीं आएगा आपकी बॉडी में, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, है ना। अगर एडीज मच्छर को तुम मार दो ना, ढूंढ के मार दो, है ना, तो ये मच्छर भी तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रखना, बिल्कुल बिल्कुल बच्चा। मॉस्किटो हो, हाँ, है ना, हाँ, ठीक है, चलो बढ़िया।
तो अब ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो, तो ये तो हो गया आपके स्प्रेड कैसे हुआ। अब इसका अगर क्योर की बात करें तो बच्चा देखो, अगर देखो मैं तो आपको एक ही सलाह देती हूँ कि कुछ कुछ ऐसी डिजीज़ होती है जिनका क्योर नहीं है पॉसिबल। अगर वो मेडिसिन से अपन उनके नंबर को कम कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से क्योर नहीं हो सकता। जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ये ऐसी डिजीज़ होती है, ऐसी ही डिजीज़ होती है ये चिकनगुनिया, डेंगू, कि अगर इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ गई आपकी बॉडी में तो आप इसको क्योर नहीं कर सकते। आपको आपकी जो डेथ का जो समय होगा वो थोड़ा पास में आ जाएगा, ऐसा बोला जाता है, ऐसा रहता है, क्योंकि बच्चा इनकी कोई मेडिसिन नहीं है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक सिंपल से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। इसको हटा दूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन, नए स्लाइड ले रही हूँ मैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे उसका आंसर देंगे सबके सब, मुझे उसका आंसर देंगे सबके सब। मुझे बताइए, ज़्यादातर वायरस वाली जो डिजीज़ होती है, ध्यान से सुनना, ज़्यादातर वायरस वाली जो डिजीज़ होती है ना, उनका ना अधिकतम अपन को क्योर नहीं मिल पाता। जो वायरस वाली डिजीज़ होती है, वायरस वाली डिजीज़ होती है, ठीक है, उनका क्योर नहीं हो पाता, उनका क्योर नहीं हो पाता। क्या कोई मुझे इसका रीज़न बताएगा? आप ज़्यादातर डिजीज़ देखना, आप ज़्यादातर डिजीज़ या रोग देखना, बहुत सारी डिजीज़ मैंने ऐसी बताई है जिनका क्योर नहीं है। तो वहाँ मैंने एक बात भी लिखी है जिसमें मैंने बताया वायरस के अंदर बताइए नहीं हो पाता। तो मुझे इसका आंसर बताइए कि आखिर ऐसा क्या है वायरस में कि जिसकी वजह से इसका क्योर नहीं मिल पाता। हाँ, कुछ कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं अपन, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ क्या ज़्यादातर वायरस ऐसे होते हैं जिनका पूरी तरह से क्योर नहीं है, एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो अब मुझे इसका आंसर बताइए, ऐसा क्यों होता है। ये आपके नीट और एम्स में आया हुआ था क्वेश्चन, मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके पूछ लिया और इनडायरेक्टली पूछ रखा था। समझ रहे हो ना बात को, है ना। अब धीरे धीरे जब तुम पढ़ोगे ना तो पता चलेगा हर चीज़ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो मुझे इसका आंसर बताओ अगर किसी को ध्यान हो तो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, किसी को ध्यान है इसका आंसर, ऐसा क्यों होता है वायरस में, ऐसा क्या है जिसकी वजह से ऐसा होता है? चलो बताओ, बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बोलो बोलो, जल्दी बोलो। बताओ बच्चा, जल्दी बोलो फटाफट। जिसको भी आता हो बताओ, तो नहीं आता तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताऊंगी। मैं किस लिए बैठी हूँ, मैं आपको समझाने के लिए, हर एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बैठी हूँ मैं। तो मुझे हाँ या ना का जवाब दे दो बस, कि मैम नहीं आता, बस ये बता दो, क्योंकि बच्चा फिर टाइम वेस्ट होगा इसलिए। तो मैं तो आपको बताऊँगी, और ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आप ध्यान रखना। बोलो, किसको ध्यान है? बच्चा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्योंकि वो हमारे बॉडी में अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करते हैं और हमारी सेल्स के जैसे ही सेल्स। ठीक है दीपाली, बट नहीं बच्चा, क्वेश्चन नहीं समझे तुम लोग। दीपाली, आंसर ठीक है, बट बच्चा क्वेश्चन में ये पूछ रही हूँ कि वायरस वाली डिजीज़ ही क्यों ज़्यादातर क्योर नहीं हो पाती, उसकी वजह से हम जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि इसलिए नहीं बच्चा, ये एक कंफर्मेशन आंसर नहीं है। ठीक है, आपका कहना ठीक है, बट ये नहीं हो सकता बच्चा। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ, अब ध्यान रखना। देखो सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। ज़्यादातर वायरस में, सबके सब ध्यान से सुनेंगे, जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी भी दोनों नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखना। ये बात मैंने शायद आपको वायरस जब पढ़ा रही थी तभी चीज़ बताई थी कि वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी भी साथ में नहीं होते हैं, कभी भी इनकी सेल में दोनों साथ में नहीं होते हैं, है ना। अगर वायरस में डीएनए है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और ये वायरस अगर आपको डिजीज़ कॉज कर रहा है तो ये क्योर हो जाएगा, इसका क्योर पॉसिबल है, इसका क्योर पॉसिबल है। अब इसका क्या रीज़न मैं बताती हूँ। अगर वायरस, ऐसा वायरस जो आपको डिजीज़ कॉज कर रहा है और उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, तो थोड़ा मुश्किल है इसको क्योर करना, थोड़ा मुश्किल है इसको क्योर करना, समझ रहे, थोड़ा पॉसिबल कम है।
अब आप बोलेंगे मैम ये RNA DNA कहाँ से आ गया? दे आर नॉट अलाइव बिकॉज वेयर, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं अनीश, ये बिल्कुल नहीं बोल सकते आप कि भाई कि इनमें केवल RNA होता है। आप ये बोलो कि कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें RNA और DNA में से सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। या तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं बच्चे जिनमें DNA भी होता है, तो मैं वही बता रही हूँ कि कुछ वायरस ऐसे हो जिनमें DNA है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, तो वो क्योर हो जाएंगे। और कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक RNA होते हैं, वो पॉसिबल नहीं है क्योर करना, मतलब ज़्यादातर आप उनको क्योर नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बता सकती हूँ मैं, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, चिकनगुनिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है। अब इसका ये रीज़न ये है बच्चा कि जो RNA होता है वो लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल देन DNA। तो अब एक मुझे बात बताओ, आप जो एंटीबायोटिक बनाते हो, आप जो दवाई बनाते हो किसी वायरस और बैक्टीरिया के थ्रू, वो किसको देख के बनाते हो? कभी दिमाग में क्वेश्चन आया कि साइंटिस्ट जो दवाइयाँ बनाते हैं बैक्टीरिया वायरस के थ्रू, वो किसके लिए बनाते हैं? तो वो उस वायरस या बैक्टीरिया के DNA और RNA को देखकर बनाते हैं, उनके कोड को देखकर बनाते हैं। अगर DNA है तो वो स्टेबल होता है, DNA होता है स्टेबल, ध्यान रखना। DNA की खास बात क्या होती है बच्चा? वो स्टेबल होता है, ये किसका फीचर होता है अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है कि ये क्या होता है? स्टेबल होता है। तो इसीलिए आप इसके कोड को देखकर आप इसके एंटी कोड बना के मेडिसिन बना सकते हो। तो मान लो मेरे अंदर, देखो एग्जाम्पल समझो, मान लो मेरे अंदर को बैक्टीरिया चला गया, बैक्टीरिया में DNA है, ठीक है। अब DNA है तो मैंने उस बैक्टीरिया को देखा, मैं उसकी दवाई बनाना चाह रही हूँ, तो मैंने सिर्फ DNA के कोड को देखा और मैंने उसके एंटी कोडन वाली दवाई बना दी। अब उसके अंदर वो DNA स्टेबल है तो वो दवाई मेरे काम कर जाएगी और बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन अगर वायरस की बात करूँ तो अगर वायरस के अंदर मैं जेनेटिक मटेरियल RNA बोल रही हूँ, तो RNA क्या होता है? अपने जेनेटिक मटेरियल RNA अपने आप को, इन वायरस क्या करते हैं? अपने RNA को चेंज करता रहता है, और चेंज करने की जो क्षमता होती है इनकी सभी में अलग अलग होती है। किसी की 5 मिनट होती है, किसी में 10 दिन होता है, किसी में 1 महीना होता है, मतलब ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। तो मान लो कि इसका ARNA था, मान लो ARNA था, और ARNA का मैंने यहाँ पर है ना कोई एंटीबायोटिक बनाई। अब मान लो कि इस वायरस ने क्या करा, इस ARNA को B में चेंज कर दिया, BRNA बना दिया। अब मैंने तो दवाई ARNA के लिए बनाई थी, मैंने तो ARNA के लिए बनाई थी, लेकिन इसने आपको B में चेंज कर लिया। अब लगेगी नहीं वो दवाई, लगेगी नहीं, वो दवाई लगेगी ही नहीं। यही रीज़न है कि जो एड्स का वायरस है, एड्स का जो वायरस होता है बच्चा, वो आज तक क्योर नहीं हो पाया है, क्योंकि एड्स का वायरस में RNA को बदलने की क्षमता सभी वायरस में सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए आज तक अपन इसकी मेडिसिन नहीं बना पाए हैं, यही कारण है, ठीक है। और RNA को बदलना यानी किसी भी जेनेटिक मटेरियल को चेंज करना कहलाता है बच्चा म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। आई होप आपने ये नाम सुना होगा। तो एड्स के वायरस में म्यूटेशन करने की क्षमता सभी वायरस से सबसे ज़्यादा होती है। पहला, एड्स के वायरस में RNA होता है। अगर एड्स के वायरस में DNA होता ना तो इतनी दिक्कत नहीं आती, वो कब का ख़त्म हो जाता, क्योंकि DNA इज़ स्टेबल। कोरोना भी ऐसे ही है क्या? हाँ बच्चा, रिलेटेड ही है इससे ही, ऐसे रिलेटेड। कोरोना वायरस तो अपनी स्पीशी को चेंज कर रहा है, कोरोना वायरस तो अपनी स्पीशी को ही चेंज कर रहा है RNA के अकॉर्डिंग म्यूटेशन करके। मैं कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगी, थोड़ा बहुत आपको ना इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगी आगे। तो अब बताओ, अब समझ में आया? तो ये बात आप ध्यान, आप पढ़ लेना भले कहीं पर भी, आपको ये लाइनें दिखेंगी। और ये जो टॉपिक मैंने आपको चीज़ बताई, ये आपके क्वेश्चन पूछी जाती है कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ RNA प्रेजेंट एज अ जेनेटिक मटीरियल इन वायरस। और यही रीज़न है कि एड्स अभी तक क्योर क्यों नहीं हो पाया है। देख लेना तुम, आज तक क्योर नहीं हो पाया है। एड्स अगर किसी को हो गया और लास्ट स्टेज में चला गया, लास्ट स्टेज का मतलब होता है जब वायरस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो उसकी डेथ होना संभव है, फिक्स है ये बात। तो अब आया समझ में? बताओ, सबको समझ में आ गया? अब ध्यान रखेंगे सब ये चीज़ें, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं सबके सब ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई सभी को? बोलो, बताओ जल्दी, सभी को समझ में आ गई बातें? ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये सब आपकी बुक में भी लिख रखा है बच्चा, ये सब आपकी बुक में भी अलग अलग वेरिएंट है। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, बिल्कुल सही बोला, अलग अलग वेरिएंट। नहीं बच्चा, कैंसर तो बच्चा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना बच्चा। कैंसर की तो सेल ही अलग टॉक्सिक सब्सटेंस बनाती है जिनको अपन रोक ही नहीं सकते हैं, उनको अपन रोक ही नहीं सकते। कैंसर के बारे में अलग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ गायत्री, कैंसर बच्चा कोई डिजीज़ इनसे थोड़ी ना होती। कैंसर तो नॉन इन्फेक्शन पढ़ा था ना अपने शुरुआत में, कैंसर इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, तो उनके लिए वायरस से बैक्टीरिया नहीं होता। हाँ ध्यान रखना इसको, है ना, बिल्कुल। तो अब ध्यान रखेंगे सबके सब इस चीज़ को। तो कैंसर के बारे में पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे बाद में, अभी ये हो जाए फिर अपन एड्स, कैंसर, मलेरिया, हेपेटाइटिस ये सब अलग से पढ़ेंगे, बिल्कुल पूरा डिटेल में। ये बात मैंने आपको पहले बता दी।
ठीक है, क्योंकि इसके लिए बच्चा थोड़ा टाइम चाहिए, तो मैं इसको पूरे डिटेल में समझाऊंगी। ये बहुत मेजर टॉपिक्स हैं आपके पूरे इस चैप्टर के बहुत ही मेजर टॉपिक हैं ये, तो इनको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। चलो तो अब लास्ट एक और देख लेते हैं, स्वाइन फ्लू, और अपना कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट अपना बच्चा 10th वाला है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसका देखो ये बस यूँ ही है, आपके बुक में दे रखा है इसलिए बता रही हूँ। अच्छा, ई नहीं आएगा बच्चा यहाँ ना, थोड़ी मेरी इंग्लिश ऐसी है, तुम समझ जाना। ठीक है, चलो तो स्वाइन फ्लू जो होता है वो H1N1 वायरस की वजह से होता है। अब ये याद, बस ये वायरस आप ध्यान रख लेना। ठीक है, ये वायरस आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, तो H1N1 वायरस की वजह से होता है, जो एक तरीके का इन्फ्लुएंजा वायरस की स्पीशी होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस की स्पीशी है। पर मैम एड्स का मेडिकल क्योर मिल चुका है। बच्चा मैं अभी एड्स के बारे में 2 मिनट रुकना बच्चा, दीपाली बस 2 मिनट रुकना, मैं अभी इसका आंसर देती हूँ मैं। ठीक है ना, ये जो अभी तुम पूछ रहे हो एड्स वाला, बस बच्चा मैं स्वाइन फ्लू वाला करवा दूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, बस ये वाला करवा के फिर मैं तुम्हारे आंसर क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। ठीक है, चलो तो पहले इसको देख लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ मैं। ठीक है, तो देखो H1N1 जो वायरस होता है, जो इन्फ्लुएंजा के वायरस, एक तरीके का ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई कि H1N1 जो वायरस होता है, ये बच्चा देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वायरस के अलग अलग वेरिएंट होते हैं। अभी अनीश ने भी ये आंसर दिया, दीपाली ने भी बताया थी, बात है वायरस के अलग अलग क्या होते हैं, वेरिएंट होते हैं। बच्चा वेरिएंट का मतलब होता है कि उनमें अगर आरएनए है, मान लो कि इसमें आरएनए, फॉर एग्जांपल इसमें आरएनए है, तो ये अपने अलग अलग आरएनए में कन्वर्ट कर करके अलग अलग स्पीशी बनाएगा। होगा तो ये इन्फ्लुएंजा ही, होगा तो ये इन्फ्लुएंजा ही, लेकिन ये अलग अलग वेरिएंट बनाएगा। तो यहाँ पर स्वाइन फ्लू का जो है ना, जो वायरस होता है वो इन्फ्लुएंजा ही वायरस है, लेकिन इन्फ्लुएंजा का अलग वेरिएंट है जिसका नाम है H1N1, किसी का H1N3 था, किसी का H2N2 था, बहुत सारे अलग अलग वायरस आए थे। स्वाइन फ्लू के भी अलग अलग वायरस थे। अगर पता नहीं कब फैला था, शायद 2010 और 15 के बीच में फैला था। स्वाइन फ्लू बहुत फैला था ना बीच में, है ना, स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। ये भी स्प्रेड हुआ था ना बच्चा, किससे हुआ था स्प्रेड? ये स्प्रेड किससे हुआ था? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हुआ था। अपन जब छोटे थे ना तब अपन सुनते थे स्वाइन फ्लू पढ़ते थे, तो ये भी आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, ध्यान रखना। इसका मतलब ये अगर ड्रॉपलेट है, मैंने आपको याद करने का तरीका क्या बताया था कि अगर कोई चीज़ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रही है तो वो आपके रेस्पिरेटरी डिजीज़ हुई। आपको याद करने का तरीका बताया था मैंने, ये बात आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, यानी ये भी आपके लंग्स रिलेटेड बीमारी है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है ये भी। पहली बात बच्चा देखो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करनी क्योंकि पूछा नहीं जाता। आपको याद कर रखना है H1N1, ये आपसे पूछा जाता है। और H1N1 किसका वेरिएंट है? इन्फ्लुएंजा वायरस का। किसका वेरिएंट है? इन्फ्लुएंजा वायरस का, ये याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन आपके, हाँ बच्चा, मैं यही तो बोल रही हूँ 2015 लगभग इतने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही तभी फैला था। ठीक है, 12 और मतलब 15-16 के लगभग ही फैला था ये। ठीक है ना, लेकिन ये क्योर भी हो गया था क्योंकि इसकी अपन को मेडिसिन और एंटीबायोटिक वगैरह मिल गई थी। ठीक है, चलो, है ना, तो मैंने इसका एग्जाम्पल बताया, आरएनए की जगह डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना। तो जब ये डिवीजन करते हो तो क्या पता यहाँ पर अलग अलग बन जाते हो, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो, तो ये बात मैंने बताया। स्प्रेड कैसे होता है अभी मैंने बताया आपको, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है, ये बात आपको मैंने बताई। और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो होता है, मैंने आपको याद करने का तरीका, जब भी कोई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता हो तो वो कौन सी डिजीज़ होती है? रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। तो ये भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। अच्छा, एक बात और बता दूँ कि स्वाइन फ्लू से डेथ हुई थी। डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस कॉज कर सकता है, मे कॉज क्या कर सकता है? निमोनिया कॉज करता है। बच्चा याद है निमोनिया के बारे में मैंने एक बात बताई थी एंड में, अगर ध्यान हो तो, कि निमोनिया ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके बैक्टीरिया से ही हो। याद आ रहा है आपको कुछ? निमोनिया वायरस से भी कॉज हो सकता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आप किसी के दिमाग में कंफ्यूजन मत रखना कि मैम निमोनिया तो बैक्टीरिया से होता है, वायरस के लिए बता रहे हो। मैंने आपको निमोनिया के जब पढ़ा दी थी तो मैंने एक बात बता दी थी कि निमोनिया ज़रूरी नहीं है बैक्टीरिया से फैलता है, वायरस से भी फैलते हैं। और इसके मैंने इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर भी बताई थी बात, याद हो तो, अगर ध्यान हो तो। ये चीज़ मैंने वहाँ पर बताई थी और अब भी बता रही हूँ कि स्वाइन फ्लू से डेथ हो सकती है, डेथ कॉज हुई थी। तो क्यों था? क्योंकि सीवियर केसेस के अंदर स्वाइन फ्लू का जो वायरस था वो निमोनिया कॉज कर रहा था, क्योंकि अगर लंग्स में चला गया, लंग्स में जाने के बाद फिर मैंने आपको एक कहानी समझाई थी किस तरीके से फैला था, अगर वो कंडीशन देखने को मिली तो आपको अगर जाने के बाद फिर ये आपकी डेथ कॉज कर सकता है, क्योंकि आपको सांस लेने ही नहीं आएगी, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा आपकी बॉडी में, शुद्ध रक्त नहीं जाएगा, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे हीमोग्लोबिन जो होगा वो बस CO2 को पहुँचाएगा,
मतलब समझ गए ना बात को, मतलब वही वाली कहानी है पूरी। तो कुछ इस तरीके से डेथ हुई थी। तो ऐसा मेजर कॉज माना गया है कि H1N1 वायरस भी निमोनिया कॉज कर सकता है। ये बस इतना ही ध्यान रखना है। सिम्टम एज लाइक अ फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे खांसी जुकाम कफ सोर थ्रोट है ना, खराश होना वगैरह, वो सेम सिम्टम है। तो मैं इसमें लिख नहीं रही, फ्लू जैसे सिम्टम होते हैं, फ्लू जैसे सिम्टम होते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन सीवियर केसेस में बता चुके और जैसे कि आपकी उंगलियां जो होंगी नीली नीली दिखाई देंगी, है ना, आपकी जो पेल कलर का हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा, तो वही वाले सिम्टम है जो सेम निमोनिया के थे, है ना। तो ज़्यादा इसकी कोई की फीचर नहीं है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ये आपका स्वाइन फ्लू के लिए आपके ध्यान क्या रखना है, ठीक है। एक तो ये वायरस, ठीक है। अब ये किसका वेरिएंट है, इन्फ्लुएंजा का, ये याद रखना है आपको, ठीक है। ये है काम की बात। दूसरा ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये तो पता ही आपको, ये तो तुम्हें याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ईजी है। और ये निमोनिया भी कॉज कर सकता है। तो निमोनिया के लिए एक क्वेश्चन आया था एम्स में, अब जरा गौर से सुनेंगे मेरी बात को। निमोनिया के क्वेश्चन आया था कि निमोनिया इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस। वैसे तो ये एक्चुअली में फैलता किससे, बैक्टीरिया से, लेकिन इज ऑल्सो कॉज बाय वायरस। अब बोलोगे यस, ये पूछा गया था। और फिर रीजन में आपसे ना ये वायरस के नाम दिए गए थे। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तो तुम ध्यान रखो इन सब चीज़ों का कि निमोनिया वायरस से भी कॉज हो सकता है सीवियर केसेस में, अगर ये लंग्स में पहुंच गए तो। क्योंकि बच्चा मैंने आपको चीज़ बोल दी थी, अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हो तो इसका मतलब जैसे सिम्टम निमोनिया बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया जो फैला रहा था, वैसे ही सेम सिम्टम आपको वायरस से भी रिलेटेड दिखेंगे, इसलिए ये आपको ऐसा हो जाता है। क्लियर। तो बताओ ये आपका कंप्लीट हो, अब अपने ये वायरस वाला कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बताओ किसी को डाउट है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? फिर मैं 2-3 आपको चीज़ें बताऊँगी, बच्चों को डाउट थे। अभी दीपाली जो ने क्वेश्चन पूछा वो भी बताती हूँ मैं, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई डाउट, बोलो जल्दी, बोलो फटाफट बोलो, जल्दी बोलेंगे सबके सब, जल्दी बताइए। सबको डाउट क्लियर हो गया? स्वाइन फ्लू वाला ये हो गया अपना, बैक्टीरिया वाला आप कंप्लीट है आज, है ना, बस अब, है ना, हाँ बिल्कुल। अब आपके बच्चे क्या है, अब सुन लो सबके सब, ये नोट है, नोट सुन लो सबके सब। बोलोगे मैम फिर आपने छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, हाँ मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक तो हेपेटाइटिस जिसमें A B C जितने भी आते हैं वो पढ़ेंगे। एड्स पढ़ना है अपन को, ठीक है ना। तो ये दोनों जो होगा ये वायरस से फैलते हैं, ये दोनों किससे फैलते हैं, वायरस से फैलते हैं बच्चा, यानी वायरस वाली डिजीज़ है। अब आप बोलोगे मैम वायरस इसमें पढ़ा दो, नहीं अभी नहीं पढ़ाऊँगी मैं इसको, ठीक है बच्चा। ये मैं कब बताऊंगी आपको, जब अपना ये सबसे एंड में पढ़ेंगे ये। अब ये वायरस हो गया, दूसरा अपन पढ़ेंगे मलेरिया, एक पढ़ेंगे अपन मलेरिया, ठीक है। तो डिजीज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। अब अपन क्या पढ़ेंगे, वायरस। देखो पहला अपन ने डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया कंप्लीट करा, हाँ बढ़िया, ठीक है बच्चा। हाँ डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया करा कंप्लीट। डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया के अंदर अगर ध्यान होगा तो मैंने आपको साइफिल, बच्चा मैं सब कुछ ध्यान है मेरे को, आपको आप भूल जाओगे लेकिन मेरे को ध्यान है, गोनोरिया, ठीक है। ये 2 डिजीज़ मैंने छोड़ी थी जो बैक्टीरिया से फैल रही थी, अगर ध्यान हो तो, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि ये मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताऊंगी, ठीक है। तो ये अपन वहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले में पढ़ेंगे, इसको तो छोड़ दो अभी, ठीक है। वायरस में अपन ने हेपेटाइटिस एड्स का है, ये जब आपकी सारी डिजीज़ हो जाएगी। अब अपन को कौन सा पढ़ना है, डिजीज़ कॉज्ड बाय अब अपन पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम, ठीक है। और जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, मलेरिया पढ़ेंगे। समझ में आ गया सभी को? तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ऐसा है। एड्स और मलेरिया, एड्स और हेपेटाइटिस सबसे अलग पढ़ेंगे अपन, ये बहुत मेजर टॉपिक है बच्चा, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगी वाला। तो सबसे अलग पढ़ूँगी, तो सबसे ये एक बार ये हो जाएगा। इसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे फंजाई से होने वाली डिजीज़, है ना, जिसमें अपने रिंगवॉर्म वगैरह आएगी, है ना। और फिर अपन पढ़ेंगे अपना लास्ट वर्म, है ना, कृमि से होने वाले डिजीज़ में एस्केरियासिस, फिलियर, ये वाला पढ़ेंगे। जब ये हो जाएगा उसके बाद एंड में मैं आपको हेपेटाइटिस एड्स पढ़ाऊँ, ठीक है बच्चा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगी। अब अपन जो आप क्वेश्चन पूछो, जो क्या क्या पूछ रहे थे आप मुझसे, आप वो क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो दीपाली ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि एड्स का मेडिकल क्योर मिल चुका है। बच्चा बिल्कुल सही बोला आपने, मैं गलत नहीं बोल रही आपको। अब सुनो, मैं नई स्लाइड ले लेती हूँ। देखो आपने मुझसे बोला कि मैम एड्स का क्योर मिल चुका है, बिल्कुल सही दीपाली। बच्चा आपको पता है एड्स का जो वायरस होता है, वैसे तो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी समझा देती हूँ। एड्स का जो वायरस होता है ना बच्चा, उसको सिम्टम दिखाने में 2 से 5 साल लग जाते हैं। मतलब एड्स का वायरस आपकी बॉडी में चला जाएगा, लेकिन 2 से 5 साल बाद आपको उसके सिम्टम पता चलेंगे। बताओ कितनी कैसी बात है ना, मतलब वायरस आपकी बॉडी में 2 से 5 साल पहले ही चला गया और सिम्टम आपको 2 से 5 साल बाद पता चल रहे हैं। ऐसा वही है, पॉपुलेशन बढ़ाएगा तब जाके करेगा, ठीक है चलो बड़ी बात।
अब एड्स की क्या होते हैं बच्चा, वो होते हैं क्या बोलते हैं स्टेजेस होती है अलग अलग, जैसे कैंसर की स्टेजेस होती है ना, वैसे एड्स की भी 3 स्टेजेस होती है, ठीक है ना, जिसमें माइनर एड्स, मेजर फर्स्ट और मेजर सेकेंड एड्स होती है, ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि हर साल अपन को अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, हर साल एक बार अपन को अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, पता है क्यों? वो इसी कारण बोला गया था, यही स्कीम तब चालू हुई थी जब बच्चा एड्स की बीमारी आई थी। तो अगर आप हर साल अपने वो करवाते हो, ब्लड टेस्ट करवाते हो, तो मान लो कि मेरे अंदर एड्स का वायरस है, मान लो एग्जाम्पल के लिए, और मेरे अंदर अभी वायरस अंदर गया तो 2 महीने हुए और मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, तो मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर एड्स का वायरस है। उसकी पॉपुलेशन बड़ी नहीं है, मैं मेडिसिन लूँगी, क्योर हो जाएगी, मैं क्योर हो जाऊँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन अगर आप 2 से 5 साल बाद उसको ठीक क्योर करवा रहे हो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कोई हो नहीं सकता। अब आप लोग मैम क्यों, मेडिसिन तो बन गई तो हो जाता, अच्छा पता है क्यों? 2 से 5 साल में बच्चा ये अपनी इतनी तादाद बढ़ा लेता है, प्लस म्यूटेशन और करेगा, तो आधे वायरस में तो अपनी मेडिसिन लग जाएगी, लेकिन आधों में तो लगेगी ही नहीं, पहली बात ये। दूसरा और सुनो, दूसरा ये है कि कभी भी आप देख लेना, एड्स की वजह से आप कभी भी मरते नहीं हो। जब मैं पढ़ाऊँगी वैसे तो बच्चा, एड्स की वजह से, एड्स की वायरस से कभी आप मरते नहीं हो, तो फिर आप बोलोगे मैम तो फिर मर कैसे रहे? बच्चा एड्स का वायरस 2 से 5 साल तक पता है आपकी बॉडी में क्या करता है? पहला पॉपुलेशन बढ़ाएगा, दूसरा आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरह से ख़त्म करेगा, तो आपकी जो डिजीज़ छोटी मोटी होती है ना, वो भी आपको दुखदायी हो जाएगी, तो दूसरी डिजीज़ से मर जाओगे आप। ये है इसका, देख लो, इसने खुद नहीं मारा, इसने मतलब इस तरीके से मारा कि भाई इंसान भी ख़त्म और मेरा काम भी हो जाए, समझ में आ रही है? तो उस स्टेज में जाके आप क्योर नहीं कर सकते। और बच्चों आप खुद सोचो कि 2 से 5 साल बाद आपको लक्षण पता चलेंगे, लक्षण बाद में पता चलेंगे 2 से 5, फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बताओगे कि आपको तो फैले हुए 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब बताओ अब कैसे क्योर करें? तुम दवाइयाँ ही लेते रहोगे क्या? पूरे खाने के समय तुम दवाइयाँ लो? नहीं हो सकता, जितना वो दवाई कोरोना लाना तो उसकी डेथ हो जाती है दूसरी डिजीज़ से। ये है इसका पूरा तामझाम। आया बच्चे समझ में दीपाली? तो क्योर हो सकता है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, क्योर हो सकता है, लेकिन पता चले तब ना। अगर आपको 1 महीने 2 महीने पहले ही पता चल जाए तो ऐसी स्थिति होती है बच्चा। खैर अपन एड्स के बारे में पूरा और समझाऊंगी, पूरा डिटेल बताऊंगी, टेंशन मत लो। तो अभी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुम्हें? बताओ। एड्स के बारे में पूरा अपन पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। एक एक चीज़ बताऊंगी आपको एड्स के बारे में, हर चीज़ बताऊंगी, कैसे फैलता है, कैसे आपकी बॉडी में ग्रो करता है, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बताओ, क्लियर हुआ सभी को? बताओ जल्दी, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना है बच्चा? फिर मैं आपको वो डेंगू वाला वो फीचर बता दूँ जो आप बच्चों को कल कन्फ्यूजन था, ठीक है? तो मुझे अब सिम्टम बताना है, ठीक है बच्चा? हाँ बढ़िया। अब मैं आपको वो जो सिम्टम आपको मैं एक बार और दिखा देती हूँ। तो ये अपना वायरस वाला कंप्लीट हो चुका है बच्चा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब आ जाओ इधर, ठीक है? कहाँ था? हाँ, तो अपन को मैंने आपको चिकनगुनिया और डेंगू की बात करी थी। तो डेंगू के जो सिम्टम थे, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन थे। अभी मैं वापस बता रही हूँ। तो डेंगू के जो सिम्टम है सेम एज सिम्टम ऑफ चिकनगुनिया। तो अभी समझा रही हूँ, समझ लेना। मैं इसलिए इसको बार बार बता रही हूँ बच्चा, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में ना, मैं नहीं समझाती वाला में, ठीक है? तो इसको समझ लेना अच्छे से, सबके सब। जो एब्सेंट थे वो भी ध्यान से सुन लेंगे। अब तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 मिनट रुको, मैं इसको पूरा मिटा देती हूँ, ठीक है? बाकी आपको आना ही चाहिए चीज़ें, सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, मैं रोज़ आपको बताती रहूँगी बच्चा, ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हर एक नई नई चीज़ें बताऊँगी मैं आपको। देखो, हाँ, तो क्या बता रही थी मैं आपको? सिम्टम्स ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया सेम है बिल्कुल, बस कुछ एक की फीचर है वो मैं आपको बता दूँगी बस। एंड चिकनगुनिया स्पेलिंग देख लेना बच्चा, तुम है ना, समझ गए ना, तुम तो होशियार हो वैसे। हाँ, तो अपन इसका सिम्टम देख ले। कल बच्चों को कंफ्यूजन था, है ना, तो कल नेट की वजह से मैं बता नहीं पाई थी। अब अपन देख लेते फटाफट। देखो बच्चा, फटाफट देखेंगे सबके सब। सुनो, सबसे पहले तो अगर अपन में सेम है, दोनों के सेम है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जब ये वायरस आपकी बॉडी में जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब। जब ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, जब आपकी बॉडी में क्या करते हैं? एंटर करते हैं, ठीक है? तो एंटर कैसे करेंगे? स्प्रेड होगा ब्लड के थ्रू। तो आपको पता है कि वेक्टर, मच्छर ने आपको काटा, बाइट करा, ध्यान से सुन लो, एंटर करा, मच्छर ने आपको बाइट करा, बाइट करने से वो जो ब्लड होगा, ब्लड में क्या हो गया? ब्लड में वायरस एंटर कर गया एंटर, बढ़िया। ब्लड के अंदर एंटर करने के बाद ये आपके कहाँ जाएगा? लिम्फ नोड में। बच्चा देखो, ज़्यादातर वायरस या बैक्टीरिया का एक ही शिकारी होता है, एक ही शिकार होता है कि वो आपकी बॉडी के लिम्फ नोड को। क्या मुझे कोई रीज़न बता सकता है कि आखिर क्यों ज़्यादातर? मैं बहुत से डिजीज़ ने बताई जिसमें मैंने आपको लिम्फ नोड लिखा है मैंने। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आखिर ये वायरस ही बैक्टीरिया सब जाके लिम्फ नोड के अंदर ही क्यों मरते हैं? बताओ,
बताओ बताओ जल्दी बताओ। क्या कोई मुझे इसका रीज़न बताएगा कि मैंने बहुत जगह लिखा है लिम्फ नोड लिम्फ नोड, किसी ने पूछा भी नहीं कि मैं लिम्फ नोड में ही क्यों जाते हैं? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बताओ। बहुत सी डिजीज़ थी जिससे मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि लिम्फ नोड में जा रहा है, लिम्फ नोड में। क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्यों आखिर वायरस और बैक्टीरिया ज़्यादातर लिम्फ नोड्स में ही जाते हैं ब्लड से? जल्दी, किसी को अगर आता हो तो। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो तुम। जल्दी बताओ, नहीं ध्यान। चलो मैं बता देती हूँ बच्चा, आपकी बॉडी में लिम्फ नोड एक ऐसी जगह होती है, ठीक है, जहाँ पर आपके मैक्रोफेज, ठीक है, यानी कहना चाहो तो WBC बोल लो तुम्हारे सहूलियत के लिए, ठीक है, यानी आपकी सेल के जो WBC में जैसे आपके हो गए वो न्यूट्रोफिल, पता है ना, ये क्या होती है, WBC की सेल्स होती हैं, इनके नंबर बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपको ध्यान हो कि वायरस और बैक्टीरिया को मारने के लिए WBC ही आगे आता है, तो वायरस और बैक्टीरिया का एक ही, कोई बात नहीं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रही हूँ ना। तो इसका कारण ये है क्योंकि लिम्फ नोड में सबसे ज़्यादा एक तो पेल कलर का होता है और इसमें आपका WBC का नंबर ज़्यादा होता है। अब आप सोचो कि अगर तुम कहीं जहाँ पर हमला करना चाह रहे हो, कहीं तुम है ना कोई एक जगह है जहाँ पर तुम जाना चाह रहे हो, तो तुम पहले हमला कर दोगे या फिर उस जगह को देखोगे जहाँ पर हथियार होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वायरस के बैक्टीरिया क्या करते हैं, जहाँ पर हथियार रखे हुए हैं ना उस जगह को पूरी तरह से हटा देंगे ताकि बाद में हमें दिक्कत नहीं हो। तो लिम्फ नोड में जाके यही तो इनका कारण होता है कि पहले क्या करते हैं, WBC के नंबर को डिक्रीज़ करेंगे, WBC के नंबर को डिक्रीज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है WBC को सोल्जर ऑफ द सेल ब्लड कहा जाता है, ध्यान है, बस इसीलिए ज़्यादातर लिम्फ नोड में फैलते हैं। लिम्फ नोड में फैलने के बाद ये वापस ब्लड में जाएंगे, तो इनका कारण क्या, देखो यहाँ पर भी ब्लड में गए, पहले ब्लड से लिम्फ नोड में गए, फिर वापस ब्लड में चले गए। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये अपनी पॉपुलेशन को भी बढ़ाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में अपनी पॉपुलेशन को भी इंक्रीज़ करेंगे बच्चा। तो मैं बार बार लिखूंगी नहीं, पर ये समझ जाना, ठीक है। ब्लड में जाने के बाद अब ये यहाँ तक पहुँच गए, तो अब एक काम करते हैं, अब इसको यहीं रोक देते हैं। अब सुनो, डेंगू और चिकनगुनिया का जो वायरस होता है बच्चा, वो आपकी बॉडी में 2 फेजेस दिखाता है। एक तो होता है फिब्राइल फेज़, याद रखो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, फिब्राइल फेज़ बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये वो फेज़ होती है जहाँ इन्फेक्शन बहुत कम होता है, मतलब लो इन्फेक्शन होगा आपको, ये ऐसी फेज़ होगी अगर इस फेज़ के अंदर आपने डॉक्टर को जाके दिखाया और आप ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी फेज़ होती है क्रिटिकल फेज़। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये फिब्राइल फेज़ में है, ये क्रिटिकल फेज़ में बच्चा, उसकी पॉपुलेशन के नंबर के अकॉर्डिंग। अगर इसका नंबर यहाँ पर बहुत कम है और बहुत कम इन्फेक्शन आपको शो कर रहा है, तो वो फिब्राइल फेज़ होगी उस वायरस की, बोले वो वायरस डेंगू का हो या चिकनगुनिया का हो। और अगर उसकी तादाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई है और आपके सिम्टम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, वो कौन कौन से मैं बताऊँगी, तो इसमें यहाँ इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है बच्चा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब फिब्राइल फेज़ का बता देती हूँ पहले, फिर आपका क्रिटिकल फेज़ का। फिब्राइल फेज़ में क्या होगा, आपके पेन होगा। अब पेन किस में होगा, सुनना, पेन होगा आपके बोन्स में, और बोन्स में कहाँ होगा, आपके जॉइंट्स में। ये है इसका की फीचर जो मैंने कल बात करी थी। और चिकनगुनिया में भी सेम यही कंडीशन होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम डेंगू और चिकनगुनिया के सिम्टम अगर सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चा सुनो, अब ध्यान से सुनेंगे सब, ठीक है। क्रिटिकल फेज़ में भी पेन होता है बोन्स में, सेम है बिल्कुल, सुनना, ठीक है। यहाँ पर भी आपके जॉइंट्स में पेन होगा, है ना, जॉइंट से पेन होगा, अब सुनेंगे सब के सब। लेकिन अगर डेंगू है, डेंगू में क्या होता है, पेन होता है जॉइंट्स में, तो इंसान थोड़ा बहुत चल तो पाता है, लेकिन चिकनगुनिया में तो इंसान चल भी नहीं पाता, इतना ज़्यादा पेन होता है, मतलब उसकी जॉइंट्स में इतना ज़्यादा पेन होता है कि उसको चल भी नहीं पाता वो इंसान। लेकिन डेंगू के अंदर सेम कंडीशन होती है, जॉइंट्स में पेन होगा, डेंगू में भी जॉइंट्स में पेन होगा और चिकनगुनिया में भी जॉइंट्स में पेन होता है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि डेंगू में इंसान चलो चल तो पाता है, लेकिन चिकनगुनिया के अंदर इंसान चल भी नहीं पाता जॉइंट्स की वजह से, वो बैठा ही रह जाता है बेचारा, ठीक है। अब दूसरा और सुनो, क्रिटिकल फेज़ जो आती है उसका एक और कारण है कि जो वायरस होता है, भले वो चिकनगुनिया का हो, है ना, फिब्राइल फेज़ में तो नॉर्मल बस बोन में पेन होता है, बाकी और कुछ, और नॉर्मल फीवर आता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसमें आपने ठीक करा लिया तो ठीक हो जाओगे। क्रिटिकल फेज़ में बच्चा इतनी हालत ख़राब हो जाती है, एक तो पेन इतना ज़्यादा, पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके साथ साथ और पता है क्या होगा, उसके साथ साथ बच्चा ये वायरस आपकी बोन्स में जाकर, अब सुनो, बोन्स में जाकर, ये बोन है,
ये बोन्स है, ये बोन है आपकी, है ना। बोन्स में यहाँ पर कुछ सेल्स होती है, इसको स्ट्रोमल सेल्स बोलते हैं। खैर ये आपने आगे का टॉपिक मैंने बता दिया अभी वाला, ठीक है। इन सेल्स में जाके इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आप बोलोगे मैम डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा? बच्चा ये वो सेल्स होती है जो WBC और प्लेटलेट्स को बनाती है, प्लेटलेट्स को बनाती है। ये होती है क्रिटिकल सिचुएशन, यानी आपके अंदर WBC और प्लेटलेट्स का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये है क्रिटिकल फेज़ में, और ऐसी स्थिति दोनों में ही दिखेगी आपको, डेंगू में भी दिखेगी और चिकनगुनिया में भी दिखेगी। तो फेब्राइल फेज़ में तो कुछ नहीं हुआ, जॉइंट्स में पेन करा उसने और फीवर आया। क्रिटिकल फेज़ में ये पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके साथ साथ ये बोन्स के अंदर, और बोन्स भी कौन से, लॉन्ग बोन्स में, बड़ी बड़ी जो बोन्स होती हैं उनमें जाके WBC और प्लेटलेट्स के नंबर को, यानी वो सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा जो WBC और प्लेटलेट्स बनाती हैं। तो इनका नंबर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होने लग जाएगा बच्चा। और यही आपसे पूछा जाता है, प्लेटलेट्स का नंबर और WBC का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तादाद में कम हो जाता है। तो अब मैं आगे बताती हूँ आपको। दूसरा देखो, तो अगर WBC का नंबर आपकी बॉडी में कम हो जाए तो उसको बोलते हैं बच्चा ल्यूकोपीनिया। ये है कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी। तो बच्चा ल्यूको का क्या मतलब होता है? ल्यूको का मतलब होता है WBC, और पीनिया का मतलब होता है डिक्रीज होना। ये सब कंडीशन ध्यान रखेंगे। 11th क्लास में शायद हिसाब से पढ़ के आए हो आप सब लोग। WBC के नंबर कम होना ल्यूकोपीनिया, WBC का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है, ठीक है। और अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया तो उसको अपन बोलते हैं बच्चा थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ठीक है। तो थ्रोम्बो का मतलब होता है प्लेटलेट्स, और साइटो का मतलब सेल, और पीनिया मतलब वही डिक्रीज होना। तो एकदम से लो हो जाएगा। अब आप बताओ कि प्लेटलेट्स का नंबर अगर कम हो गया तो आपकी छोटी सी भी लगेगी ना, तो आपके ना वो जो लगेगी ना तो वहाँ से ब्लड लॉस होता रहेगा। तो इसके कारण क्या होगा? आपका ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होता रहेगा। ब्लड लॉस के कारण आप एनीमिया हो जाएगा। आपको एनीमिया जानते हो ना, खून की कमी हो जाएगी, क्योंकि बच्चा आपके ब्लड क्लोटिंग होने में 2 से 8 मिनट के बीच में हो जाती है। आपके होगा ही नहीं, ब्लड क्लोटिंग ही होगा 1 घंटे तक, तो आपको एनीमिया हो जाएगा, ब्लड लॉस ही होता रहेगा। छोटी सी वाउंड में आपकी लॉस होता रहेगा आपकी ये ब्लड, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन हो जाती है। छोटी सी वाउंड में ब्लड निकलता रहता है, जिस वजह से एनीमिया हो जाता है, जिस वजह से आपको न्यूट्रिशन कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, WBC भी कम हो गया, लो WBC भी कम हो गया, जिस वजह से इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका वीक हो जाएगा। और इसके अगर मेजर कोज हो गए तो आपके आगे जाके डेथ हो जाती है। तो भाई चिकनगुनिया और डेंगू में डेथ क्यों होती है? तो मैं आपको वापस बता देती हूँ, इस क्रिटिकल फेज़ में। तो क्रिटिकल फेज़ का कॉमन फीचर है ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, और जिससे आपका ब्लड लॉस होगा, एनीमिया होगा, और इतना ज़्यादा पेन होगा जो इंसान को सह भी नहीं सकता, इसलिए उसकी डेथ हो जाती है। फेब्राइल फेज़ में वो बच सकता है, फेब्राइल फेज़ में वो बच सकता है, ठीक है। तो बताओ, अब आया समझ में? अब दोनों कंडीशन सेम है, दोनों में ध्यान रखना। अब बोलो, अब क्लियर हो गया सभी को डेंगू का और इसमें? ध्यान रखना। अच्छा, ये फेस अगर याद रख सको ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं हो तो बच्चे ये एक्स्ट्रा था, बस ये वाले इन्फेक्शन ध्यान रखना। एक तो बोन के जॉइंट्स में, यही एक की फीचर है डेंगू और चिकनगुनिया का, कि जो जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन्स होता है, यही एक की फीचर। ये आपके एम्स में पूछा गया था कि ये एक की फीचर है, जॉइंट्स में पेन होना एक की फीचर माना जाता है डेंगू और चिकनगुनिया का, ठीक है। और बाकी का जो मैंने आपको क्रिटिकल फेज वाला था आपको मैंने बता दिया, ल्यूकोपीनिया और आपके थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है डेंगू और चिकनगुनिया में। मैम आप क्लियर है सब? बिल्कुल ठीक है। चलो, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है वायरस वाला, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। खैर मैं अगर कल अगर टेस्ट होता है तो कल मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी और आपको अपन और बात करेंगे, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया सभी को? बताओ, तो ये अपना कंप्लीट हो गया आज वायरस का। हेपेटाइटिस और एड्स में फिर बोल रही हूँ, छोड़ा नहीं है, एंड में पढ़ेंगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा, बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलो, हाँ मैम क्लियर हो गया। और भी डाउट्स हैं? अच्छा, और भी डाउट्स है बच्चा? तो अब मेरी बात सुनो, कल या तो शायद आपका टेस्ट है, तो कल ही पूछना आप, क्योंकि बच्चा टाइम हो गया, दूसरी क्लास भी है शायद आपकी, इसलिए। हाँ दीपाली, अगर हो तो एक काम, अगर तुम्हें अगर अभी देखना है तो बच्चे काम करो, मुझसे पूछ लेना इंडिविजुअली, या तो मुझसे इंडिविजुअली पूछ लेना, या तो एक काम करना बच्चा, है ना, कल वैसे भी आपको मैं क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, कल मैं क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, है ना, आपके कंपटीशन के, तो क्वेश्चंस करेंगे अपन, तब आप मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन लिख के रख लेना जिसको भी डाउट हो, ठीक है दीपाली? अब ठीक है बच्चा, चलो, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया बच्चा? हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो चलो, अब ध्यान रखना, कल अगर आऊँ, कल होगा, है ना, कल मैं आपसे पूछूंगी यहाँ तक सब, तो बैक्टीरिया और डिजीज वायरस के बारे में जितना मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत पूछूंगी अब मैं आपसे, तो थोड़ा सा पढ़ के आ जाना तुम लोग, ठीक है। तो बहुत लेंदी हो गया ये, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी था, मैं आपको ऐसे ऊपर से नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा।
ओके बच्चा, ओके, थैंक, बाय बाय बच्चा, बाय। चलो बढ़िया, पढ़ लेना तुम, कुछ न्याल करने ना नालायक को।